नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। शरद पवार जी के इस्तीफा देते ही पूरे देश की राजनीति में यह हलचल मच गई कि अब एनसीपी का क्या होगा। हालांकि यह इस्तीफा ठीक उसी तरह मुझे तो लगा जैसे कि कभी सोनिया गांधी अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देती हैं, फिर सारे कांग्रेसी मिलकर उनको मना लेते हैं और थोड़े दिन बाद वो अपना इस्तीफा वापस ले लेती हैं और मान भी जाती हैं। तो इसलिए मेरी राय तो यही थी कि शरद पवार कुछ इसी तरह का कर रहे हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से ये खबरें आ रही थी महाराष्ट्र से कि जो उनके भतीजे हैं अजीत पवार, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ये कोशिश 2019 में भी हुई थी और उस समय लगभग 50 विधायकों को ले जाकर वो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रयास भी हुए थे। ये बात अलग है कि वो प्रयास फिर बाद में विफल हो गया, लेकिन इसको लेकर भी शरद पवार ने खुलासा किया है और उन्होंने कहा कि जो अजीत पवार ने वो कदम उठाया था कि वो जो है बीजेपी के साथ चले गए थे, बीजेपी से मिल गए थे, वो कहते हैं कि वो कांग्रेस की जो हमारे साथ बात चल रही थी वो बातचीत ठीक स्तर पर नहीं हो रही थी, जिससे अजीत पवार असहज हो गए। वो कहते हैं मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, यानी कहीं ना कहीं मंत्री पद लेकर के, उप मुख्यमंत्री पद लेकर के कोई बात हुई होगी जिससे असंतोष दिखा और इसके कारण यानी शरद पवार भतीजे अजीत पवार को क्लीन चिट देते हुए दिख रहे हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अब दोबारा से अजीत पवार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की नजदीकियां उनकी बढ़ रही हैं। एक दिन अचानक फोन नॉट रीचेबल हो जाता है, एक दिन अचानक पता लगता है कि वो देवेंद्र फडणवीस से बात कर रहे हैं। तो फडणवीस से बात करते हुए ये चीजें सामने आने लगी कि कहीं ना कहीं, क्योंकि एकनाथ शिंदे पहले ही मुख्यमंत्री बन चुके हैं और शिवसेना अब खत्म पर्याय है, उद्धव ठाकरे बिल्कुल शक्तिहीन हो गए हैं, ऐसे में उप मुख्यमंत्री के तौर पर अजीत पवार को ऑफर दिया जा सकता है जिससे एनसीपी का हाल शिवसेना की तरह हो जाए। अब शरद पवार जी को यह चिंता सताई होगी कि अगर शिवसेना की तरह, उद्धव ठाकरे की तरह उनका हाल हुआ तो 2024 का चुनाव साथ आने वाला है। ऐसे में अगर अजीत पवार पार्टी में टूट करने में कामयाब हो गए और बहुत सारे लोग उधर गए तो कहीं ऐसा ना हो कि उद्धव ठाकरे की ही तरह एनसीपी का भी हाल हो जाए कि पार्टी का निशान और पार्टी का नाम भी उनके हाथ से चला जाए। मुझे लगता है इस चिंता में यह सब किया गया ताकि लोगों में एक मैसेज जाए कि शरद पवार पद के लिए नहीं है, वो तो पद छोड़ रहे हैं, लेकिन अब लोग मना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी की सिंपैथी और पार्टी को एकजुट करने के लिए और अजीत पवार के पीछे जो लोग जाने की सोच रहे होंगे उनको एक मैसेज देने के लिए कि देखिए, पार्टी के जो अभी भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, पुराने लोग हैं, वो शरद पवार को ही अध्यक्ष चाहते हैं। ये सब इसलिए किया गया, आपको मैं बता दूं। और अब जो है ये क्योंकि बीएमसी चुनाव के जस्ट पहले हुआ है, क्योंकि इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अजीत पवार की जो नजदीकियां भारतीय जनता पार्टी से बढ़ रही है। पार्टी के अंदर भी एक असहज बात यह हो रही है कि आपने महाविकास अघाड़ी गठबंधन बनाया और उस महाविकास अघाड़ी गठबंधन में जिस तरह से आपस में फूट फुटवल हुई, जो भ्रष्टाचार हुए, उसके कारण दो मंत्री आपके जेल गए, तो छवि खराब हुई है। अब छवि खराब हुई तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। जनता तो ये बीएमसी का इलेक्शन है, इसमें भी एनसीपी के विरुद्ध वोट करेगी, उनका कैंडिडेट तो जीतेगा नहीं। तो कोई एक नया चेहरा अगर सामने होगा तो एनसीपी में एक नई जान फूंकी जा सकती है, ये कहते हुए कि देखिए, वो जो थे अध्यक्ष पहले वाले तो शरद पवार थे, उनके टाइम में जो घपले घोटाले हुए वो हुए, मैं अब नया आया हूं या आई हूं, मैं अब इसको ठीक करूंगा। पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि शरद पवार जी अपनी बेटी सुप्रिया सुले को पार्टी की कमान सौंपेंगे, लेकिन यह भी अब अंदर से देखने में आ गया कि सुप्रिया सुले को कोई अध्यक्ष देखना नहीं चाहता। पार्टी के अधिकांश नेता ये चाहते हैं कि जैसे शरद पवार बोल्ड डिसीजन लेते हैं उस तरह से कोई एक नेता आपस में हो और उसमें अजीत पवार प्रमुखता से दिखाई देते हैं। वो शरद पवार के भतीजे भी हैं, साथ के साथ जिस तरह से शरद पवार एक तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं और वैसे ही अजीत पवार भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले नेता हैं
और लोगों को एकजुट करने में, पार्टी की लोगों को एकजुट करके साथ चलने में उनके अंदर क्षमता दिखाई देती है। और इसलिए पार्टी के अधिकांश लीडर ये चाहते हैं कि अगर कमान सौंपी जाए तो सुप्रिया के बजाय अजीत को सौंपी जाए। अब इस मामले में अजीत पवार को जब ये लगने लगा कि भाई 13 नंबर तो आ नहीं रहा है, ये अध्यक्ष पद पे बैठे हुए हैं, तुम्हारे बाद बेटी को बनाएंगे, जैसा कि अन्य पार्टियों में भी होता है कि परिवार के ही लोगों को आगे बढ़ाया जाता है। हालांकि ये एनसीपी कांग्रेस से टूटकर अलग हुई थी और ये शरद पवार थे जिन्होंने पहली बार सोनिया गांधी पर सवाल उठाए थे, लेकिन जब पार्टी में आ गए तो परिवारवाद यहां भी वही हावी हो गया। और जिस तरह से पिछले दिनों से खबरें थी कि अगर शरद पवार कभी अध्यक्ष पद छोड़ेंगे तो वो अपनी बेटी को ही उस पर बिठाएंगे, जिस तरह से वो आगे भी लेकर चल रहे थे, तो ये एक जब चीजें सामने आने लगी तो पार्टी में असंतोष होना और अजीत पवार में असंतोष होना ये लाजमी था। और इसलिए उन्होंने सोच लिया कि यहां रहते तो कुछ होगा नहीं। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे का उदाहरण सामने आ गया महाराष्ट्र की राजनीति में कि यदि भाजपा का साथ लेते हैं तो देखिए एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। अजीत पवार को भी लगा कि यहां साथ रहते हुए चाचा जी के अंडर में यहां तो कोई चांस है नहीं। 2024 में मोदी जी की ही सरकार फिर से आ रही है, मोदी ही तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं। और तो और बीएमसी के भी जो सर्वे आ रहे हैं, जो मुंबई के लोग हैं, उनका कहना है कि एकनाथ शिंदे और भाजपा गठबंधन ही बीएमसी में आने वाला है। तो ऐसे में क्या करें? एनसीपी एक तरफ बैठा हुआ देखता रहे और पार्षद नहीं चुन के आएंगे तो बीएमसी से भी गए, 2024 में भी गए। तो एक तो यह है कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे महाविकास अघाड़ी गठबंधन, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, दोनों डूबता जहाज है। उनके साथ रहने का मतलब है उनको भी ढोना और अपनी भी छवि खराब करना। आपको बता दूं कि 2019 का जब चुनाव हुआ था लोकसभा का पैच, 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उस 25 में 23 पर जीत हासिल की थी। गठबंधन था तो जो शिवसेना है वो शिवसेना 23 सीटों पर लड़ी थी और 18 उसने जीती थी। वहीं एनसीपी 4 सीटों पर जीती थी, कांग्रेस 1 और एआईएमआईएम 1। अब इसमें अगर एनसीपी, अब देखिए कि वो सोचते हैं कि 4 कौन, अब ये भी स्थिति है। तो 2024 की स्थिति को देखते हुए अब तो शिवसेना तो उद्धव ठाकरे है नहीं, अब एकनाथ शिंदे के साथ गठबंधन है। तो अगर भाजपा के साथ गठबंधन 2024 के पहले बना पाने में कामयाब एनसीपी रहती है तब कुछ ना कुछ ज्यादा चांस है। और उस ज्यादा चांस में शरद पवार जी के लिए भी एक चांस है कि वो अपनी बेटी को केंद्र में मंत्री बनवा सके। अब आप समझिए खेल को, इस इस्तीफे के पीछे का खेल क्या है। शरद पवार जी इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। जो मेरे जानकारी में आ रहा है कि अजीत पवार को वो अध्यक्ष पद दे देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि भतीजा इससे कम पे संतुष्ट नहीं होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो अजीत पवार पूरा तैयार बैठे हैं, भाजपा के साथ मिलेंगे, तुरंत उनको उप मुख्यमंत्री पद मिलेगा। और इसलिए उनको लगता है कि ये अजीत जो है ये भाजपा के साथ मिलेगा और अजीत भाजपा के साथ मिल गए तो उप मुख्यमंत्री पद मिल जाएगा। जो नेता साथ आएंगे उनको 2024 में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके ज्यादा सीटों पर उतारेंगे और जो जीत कर आएंगे उनमें से केंद्र में भी मंत्री बन सकते हैं। यानी अजीत पवार के पास भाजपा गठबंधन में आने के बाद 2 ऑप्शन है, एक कि वो राज्य में उप मुख्यमंत्री बने रहें या केंद्र में मंत्री बन जाएं। 2 रास्ते खुलते हैं। और अगर वो चाचा जी के साथ रहते हैं यानी शरद पवार अध्यक्ष है और यहीं रहते हैं तो कोई चांस नहीं है। 1 या 2 एमपी जीत कर आएगा, उसमें एक तो सुप्रिया सूले ही होंगी, एक होंगे शरद पवार, बाकी का चांस नहीं है। भतीजा कहां जाए, महाविकास अघाड़ी का कोई इफेक्ट नहीं है। और इसलिए भतीजे ने सही समय पर निर्णय लिया। लेकिन शरद पवार, क्योंकि चाणक्य कहते हैं लोग उनको राजनीति में, उन्होंने ये चीज भांप ली कि भाई भतीजा हाथ से जाने वाला है और भतीजा अगर जिधर जा रहा है उधर ही फायदा है, तो क्यों ना भतीजे के विचार पे ही चला जाए।
तो चाचा जी ने, शरद पवार जी ने विचार किया कि यदि वो अपने अध्यक्ष रहते, भाजपा से गठबंधन का ऑफर करते भी है, तो भाजपा के लिए भी मुश्किल है। कहेंगे भाई आज तक आप गाली दे रहे थे और शरद पवार से ही समझौता कर लिया। और उनके लिए भी मुश्किल है कि वो जनता को क्या मुंह दिखाएंगे कि कल तक तो आप उद्धव ठाकरे के साथ थे, कल तक तो आप राहुल गांधी, सोनिया गांधी के साथ थे, आज आप मोदी जी के गुणगान करने लगे। तो इन्होंने दिमाग लगाया और इन्होंने दिमाग लगाकर ये चलाया कि पार्टी की कमान अगर अजीत पवार को सौंप देते हैं तो ये समझौता अजीत पवार के थ्रू होगा कि वो भाजपा में जाने का निर्णय करेगा। शरद पवार जी, आपको मैं एडवांस में न्यूज बता रहा हूं कि अजीत पवार ये पार्टी की कमान संभालेंगे और उसके बाद घोषणा करेंगे कि हम भाजपा के साथ गठबंधन कर रहे हैं, राज्य में भी केंद्र में भी। और इसके बाद सुप्रिया सुले केंद्रीय मंत्री बनेंगी और अजीत पवार महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री बनेंगे। और शरद पवार की उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी और या पत्रकार पूछेंगे तो शरद पवार जी कहेंगे, देखिए भाई, मैं तो महाविकास अघाड़ी गठबंधन के ही साथ था, मैंने तो जो निर्णय लिया मैं उस पर आज भी अटल हूं, लेकिन भाई अब मैं पार्टी का अध्यक्ष ही नहीं हूं, अब तो अजीत पवार का निर्णय है और उसके साथ जो लोग हैं उनका निर्णय है, जो सबका निर्णय, अध्यक्ष का निर्णय मुझे भी मान्य है, मैं इसमें क्या करूं। यह भी हो सकता है कि शरद पवार अब ये घोषणा कर दें, मैं अब राजनीति में चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, बहुत हो गया ना, बेटी को आगे बढ़ाएंगे। तो कुल मिलाकर दोनों हाथ में लड्डू शरद पवार जी लेना चाहते थे कि केंद्र में बेटी को पहुंचा दें, खुद पाक साफ बने रहें, भतीजा भी राजनीति में आगे आ जाए और इज्जत जूं की तू बरकरार रहे, बल्कि पहले से भी इज्जत बढ़ जाए। तो कुल मिलाकर के ये एक सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए 2024 में सब नफा तोल कर लिया। उन्होंने देख लिया कि केंद्र में कोई ऐसा फेस नहीं है, ना मोदी को हराया जा सकता है, ना भाजपा को हराया जा सकता है, और इसलिए अच्छा ये है कि बीजेपी के साथ आ जाए, कम से कम केंद्र का एक संरक्षण तो मिलेगा। क्योंकि आए दिन ईडी और सीबीआई के जो छापे हैं उनको लगता होगा कि इससे भी बचने का एक ये रास्ता हो सकता है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।